विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम रंध्र की क्रिया गति के बारे में अध्ययन करेंगे कि रंध्र किस तरह से खुलते और बंद हो जाते हैं, इसके पीछे कौन सी मैकेनिज्म है। तो पहली मैकेनिज्म है मंड शर्करा परिकल्पना। और इस मंड शर्करा परिकल्पना जेडी सायरे के द्वारा 1923 में दी गई। ये हम सभी जानते हैं कि पादप दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जब आप समीकरण देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अबकारी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, यानी हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं छिद्रों से, यानी जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो द्वार कोशिकाएं हैं या गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स, इसकी जो ये दीवारें हैं ये काफी मोटी होती हैं अपेक्षाकर भीतरी दीवार से। जो द्वार की तरफ है ये मोटी दीवार, ये पतली है, और ये है द्वार कोशिकाएं। ये मंड शर्करा जो परिकल्पना है ये इसी द्वार कोशिका से संबंधित है। होता क्या है मंड शर्करा परिकल्पना के अनुसार कि दिन के समय, दिन के समय इन द्वार कोशिकाओं में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप दिन में करते हैं, तो दिन के समय क्या होता है कि इन द्वार कोशिकाओं में, चूंकि यहां क्या हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही हैं, मंड का निर्माण कर रही हैं, इसमें मंड है, तो लेकिन दिन के समय मंड ग्लूकोज में नहीं, मंड शर्करा पर, मंड का शर्करा में परिवर्तन, तो दिन के समय इन कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम रहती है, CO2 की सांद्रता में कमी। चूंकि उपयोग कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जब सांद्रता में कमी होती तो द्वार कोशिकाओं की पीएच उच्च हो जाती है, तो इसकी पीएच हो जाएगी उच्च। पीएच उच्च होने का मतलब है इसकी जो माध्यम है वो क्षारीय होगा। आप देखते हैं पीएच पैमाने पर मान ज्यादा तो क्षारीय होगा। जैसे माध्यम क्षारीय होता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम ये सक्रिय हो जाता है। इसके क्या होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम का सक्रियण हो जाएगा। सक्रियण, और जैसे एंजाइम सक्रिय होगा वैसे जो मंड है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में रूपांतरित हो जाएगा। मंड का रूपांतरण किसमें हो गया, मंड जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाएगा। जैसे ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाएगा, ये बदल रहा है, तो ये स्थिति किस समय होगी, दिन के समय। इसकी डीपीटी उच्च हो जाएगी, ये बाहर से क्या करेगी, पानी को सोखेगी, सहायक कोशिकाओं से जल इसके अंदर प्रवेश करेगा, जल प्रवेश करेगा तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये हो जाएंगी स्फीत, यानी में तनाव आएगा, और जैसे तनाव आएगा तो छिद्र खुल जाएगा।
डीपीडी का मान उच्च हो जाता है इसमें। तो इसके क्या होगा, ये द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये मैक्रीज होने से द्वार कोशिकाओं का डीपीडी हो जाएगा उच्च, और जैसे उच्च होगा इसका मान बढ़ेगा तो बाहर जो कंपेनियन सेल्स, ये सहायक कोशिकाएं हैं, इनसे जल क्या करेगा, इनमें प्रवेश करेगा, और जैसे इन द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा, क्या प्रवेश करेगा, H2O पानी जल प्रवेश करेगा, तो द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये तो रंध्र है, ये द्वार कोशिकाएं, और जैसे द्वार कोशिकाओं प्रवेश करेगा तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, स्फीत टर्गिड हो जाएंगे, और जैसे टर्गिड इसमें तनाव आएगा, तनाव आने से ये, चूंकि ये दीवार मोटी है तो ये तनाव इस तरह से इसमें खिंचाव होगा, जिससे एक छिद्र का निर्माण हो जाएगा और स्टोमेटा खुल जाएंगे। इसके विपरीत रात्र में क्या होता है, रात में चूंकि रक्षक कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे इनका माध्यम अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय माध्यम में क्या होता है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः मंड में रूपांतरित हो जाता है, जिसके इसके डीपीडी में कमी हो जाती है रक्षक कोशिकाओं से, और इसका जल बाहर निकल जाता है सहायक कोशिकाओं में, जिससे ये कोशिकाएं सलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि मंड शर्करा परिकल्पना जो जेडी सायरे ने दी, उसके अनुसार दिन के समय रक्षक कोशिकाओं में मंड ग्लूकोज 1 फास्फेट में रूपांतरित हो जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की डीपीडी उच्च हो जाती है, जिससे सहायक कोशिकाओं से जल इन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते, इस तरह गति हो रही है। लेकिन यही क्रिया रात के समय ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः मंड में परिवर्तित हो जाती, जिससे द्वार कोशिकाओं की पीएच निम्न हो जाती, इसका माध्यम हो जाता अम्लीय, और इसकी डीपीडी निम्न हो जाती, जिससे इससे जल निकल करके बाहर चला जाता है, यानी सहायक कोशिकाओं में, जिससे द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती और छिद्र बंद हो जाते। इस तरह मंड शर्करा परिकल्पना के अनुसार जो जीडी सायरे ने दी वो स्टोमेटल मोमेंट होता है। आगे दूसरे में देखते हैं, दूसरी वो कौन सी मैकेनिज्म है जो स्टोमेटा को खुलने और बंद होने को कवर करती, यानी उसको गति में कौन सी परिकल्पना सहायक है। रंध्रों की गति के बारे में जो दूसरा सिद्धांत है उसका नाम है स्टीवार्ट परिकल्पना। एक्चुअली में स्टीवार्ट परिकल्पना जीडी सायरे के मंड शर्करा परिकल्पना का उच्च रूप है। स्टीवार्ट ने जेडी सायरे की परिकल्पना को थोड़ा सा आगे ले गए और उन्होंने बताया कि जो जीडी सायरे की परिकल्पना में मंड का ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तन होता है, इस ग्लूकोज 1 फास्फेट का आगे भी वियोजन होता है, आगे रूपांतरण होता है, और ये ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः ग्लूकोज 6 फास्फेट और अंत में ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में अत्यधिक घुलनशील है, यानी ये यहां तक परिकल्पना थी कि ग्लूकोज 1 6 फास्फेट परिवर्तित होता, जीडी सायरे ने कहा। लेकिन स्टीवार्ट ने कहा कि नहीं, ग्लूकोज 1 फास्फेट के बाद भी इस ग्लूकोज का वियोजन ग्लूकोज 6 फास्फेट और अंत में ग्लूकोज में होता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज वह ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में जल में अत्यधिक घुलनशील है, यानी द्वार कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में घुल जाते हैं, जिससे द्वार कोशिकाओं की कोशिका रस की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि हो जाने से इसमें अंतःप्राशन की क्रिया के द्वारा जल गार्ड सेल्स में प्रवेश करते, जिसके द्वारा रंध्र खुल जाते हैं, रंध्रों में गति संपन्न होती है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है हाइपोथेसिस है, आधुनिक युग में सरमान थीसिस है, ये सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इमामुरा और फ्यूजिनो ने किया, लेकिन लेविट ने इसे रूपांतरित किया, और यह सरमान सिद्धांत है।
क्या सिद्धांत, आइए जानने की कोशिश करें। इस सिद्धांत को हम दिन और रात में अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हम ये जानते हैं कि दिन के समय चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान दो द्वार कोशिकाओं में, यानी जो गार्ड सेल्स हैं, उनमें मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। और मैलिक अम्ल का निर्माण जो होता तो दिन में, यानी मैलिक अम्ल का निर्माण तो रहता है, लेकिन जैसे दिन होता है ये मैलिक अम्ल दिन में टूटता है और टूटने पर यह मैलेट और हाइड्रोजन आयन दो भागों में विखंडित हो जाता है। वियोजन होता है दिन के समय मैलेट और हाइड्रोजन आयन में। ये होता क्या है कि इसका वियोजन कहां हो रहा है? द्वार कोशिकाओं में। तो द्वार कोशिकाओं से मैलिक अम्ल और हाइड्रोजन आयन में जो मैलिक अम्ल का विघटन हुआ है उसमें इन द्वार कोशिकाओं से हाइड्रोजन आयन तो सहायक कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन सहायक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पोटेशियम आयन इन द्वार कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है। और ये इस प्रकार द्वार कोशिकाएं जब इस पोटेशियम आयन के साथ सहयोग करती हैं तो द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है। और जैसे पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है तो द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता बढ़ जाती है, और जैसे द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता बढ़ती है वैसे इसमें अंतःपरासरण की क्रिया संपन्न हो जाती है, जिससे सहायक कोशिकाओं से जल इन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत रात्र में, चूंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद रहती है, नहीं होती पादपों में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्र में नहीं होती है तो द्वार कोशिकाओं में, यानी जो रंध्री कोशिकाएं हैं, द्वार के आसपास की कोशिकाएं, उस क्षेत्र में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। और जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो एब्सेसिक अम्ल जो एक एंजाइम भी है वो सक्रिय हो जाता है। एब्सेसिक अम्ल के सक्रिय होने से क्या होता है कि जो द्वार कोशिकाएं हैं उससे हाइड्रोजन आयन का स्थानांतरण बाहर की ओर होने लगता है, जिससे गार्ड सेल्स की में परासरण सांद्रता कम हो जाती है। ये जो पहले हाइड्रोजन आयन अंदर गए थे द्वार कोशिका, पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में गए थे, वो बाहर की ओर उनका बहिर्गमन होता है, और जैसे बहिर्गमन होता है गार्ड सेल से, वैसे गार्ड सेल्स की परासरण सांद्रता में कमी आती है, और जैसे परासरण सांद्रता में कमी आती है वैसे इन गार्ड सेल्स में जो परासरण की क्रिया है वो बहिर्परासरण होने लगता है। इसको ऑस्मोसिस, और बहिर्परासरण होने से चूंकि इनमें पानी बाहर जा रहा है द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में, जिससे इन कोशिकाएं कैसी हो जाती, सलत हो जाती हैं, और जैसे कोशिकाएं सलत होती वैसे छिद्र बंद हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण के सिद्धांत के अनुसार दिन में चूंकि इनका स्थानांतरण सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं की ओर होता है तो ये छिद्र खुल जाते हैं, और रात के समय इनका स्थानांतरण द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं की ओर होता है, जिससे ये छिद्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार रंध्रों में गति संपन्न होती, जिसके द्वारा रंध्रों का खुलना और बंद होना निश्चित होता है।